इस वीडियो में मैं जेईई एडवांस 2025 का पेपर 1 का पार्ट 2 दे रहा हूँ। पार्ट 1 मैंने दे दिया, अब इसके बाद 10 से लेके 16 तक सारे के सारे मैं क्वेश्चंस करूँगा। ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन है ना। एंड बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है एंड डूएबल है। इसमें क्या दे रखा है, 2 आइडेंटिकल प्लेट्स पी एंड क्यू रेडिएटिंग परफेक्ट ब्लैक बॉडीज, मतलब कि ई इक्वल्स टू 1 है ना। रेडिएटिंग परफेक्ट ब्लैक बॉडीज की कंडीशन ई इक्वल्स टू 1 होगी। आर केप्ट इन वैक्यूम एट कॉन्स्टेंट एब्सोल्यूट टेम्परेचर्स टी and TQ respectively, with TQ is less than TP as shown in the figure 1. The radiated power transferred per unit area from P to Q is W naught. Subsequently, 2 more plates identical to P and Q are introduced between P and Q as shown in figure 2. मतलब कि 2 ऐसी प्लेट्स और रख दिए हैं P and Q में, ठीक है। As shown in figure, assume the heat transfer takes place only between adjacent plates if the power transferred per unit area from direction P to Q in figure 2 in the steady state is WS। मतलब कि स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है, अगर इसके और इसके बीच में WS है तो इसके और इसके बीच में भी WS ही है। और ये एजम्पशन जो मानने को बोला है ना कि द हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस ओनली बिटवीन एडजेसेंट प्लेट्स, मतलब कि P वाली जो प्लेट है वो इसी के साथ ही हीट ट्रांसफ़र करेगी, ना कि इसके साथ, है ना, या फिर इसके साथ। सिर्फ एक ही के साथ करेगी, वो है जो मैंने मार्क कर दिया। एंड ये वाली इसके साथ कर सकती है सिर्फ, एंड ये वाली इसके साथ कर सकती है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके एडजेसेंट प्लेट्स के साथ हीट ट्रांसफ़र करेगी। तो हमें ये बताना है कि W नॉट बाय WS का रेशो क्या है। तो देखो W नॉट के लिए हम सबसे पहले लिख लेते हैं। देखो इन दोनों के बीच में P और Q के बीच में फिगर 1 के हिसाब से जो हीट ट्रांसफ़र आएगा वो पता है क्या आएगा, dQ बाय dt। हमारे पास पावर आ जाएगी E इंटू A इंटू सिग्मा टाइम्स TP रेज टू पावर 4 माइनस TQ रेज टू पावर 4 हमारे पास हीट ट्रांसफ़र आ जाएगी। एंड हमें क्या दे रखा है, अपना W नॉट जो डिफाइंड है हमारे पास वो पर यूनिट एरिया दे रखा है, dQ बाई dt पर यूनिट एरिया। तो मतलब A को मैं उठा के इसके नीचे भेज दूँ तो A यहाँ पर आ जाएगा एंड ये पूरा W नॉट बन जाएगा। तो यहाँ से ये A हटाई दो, तो हमारे पास जो फाइनल जो वैल्यू आएगी वो E सिग्मा टाइम्स TP रेज टू पावर 4 माइनस TQ हमारे पास रेज टू पावर 4 W नॉट की वैल्यू आ जाएगी, जो कि E की वैल्यू भी 1 ही है तो सिग्मा है ना। तो W नॉट हमारे पास आ गया। अब WS निकाल लेते हैं। देखो WS तीनों के लिए ही WS होगी इन स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट में जो हीट ट्रांसफ़र पर यूनिट एरिया है या फिर पावर रेडिएटेड पावर पर यूनिट एरिया है वो पूरा का पूरा WS हो जाएगा तीनों प्लेट्स के बीच में, इसका और इसका, इसका और इसका, इसका और इसका, है ना। तो हम इसके लिए भी लिख लेते हैं, WS ही आएगा सबके लिए। तो WS इक्वल्स टू E सिग्मा TP से इसका टेम्परेचर T1 है एंड से इसका टेम्परेचर T2 है, राइट। TP रेज टू पावर 4 माइनस T1 रेज टू पावर 4 एंड WS इक्वल्स टू सिमिलरली फॉर दूसरे वाले का भी E सिग्मा किसके बीच में, इन T1 एंड T2 के बीच में, T1 रेज टू पावर 4 माइनस T2 रेज टू पावर 4 एंड आखिरी वाले के लिए WS इक्वल्स टू T2 एंड TQ के लिए अपना E सिग्मा T2 रेज टू पावर 4 माइनस TQ रेज टू पावर 4। अब देखो जब इन तीनों इक्वेशंस को तुम प्लस कर दोगे तो T1 की सारी टर्म्स कटेगी, T2 की सारी टर्म्स कटेंगी एंड E की वैल्यू 1 ही थी एंड यहाँ पर भी, तो E को मैं रहने ही देता हूँ क्योंकि E तो E ही रहेगा। तो 3 टाइम्स WS इक्वल्स टू E सिग्मा टाइम्स TP रेज टू पावर 4 माइनस TQ रेज टू पावर 4 एंड ये पूरी की पूरी वैल्यू हमने निकाली हुई ऑलरेडी, जो कि T नॉट के इक्वल है। 3 WS इक्वल्स टू W नॉट एंड हमें W नॉट बाय WS की वैल्यू पूछी है, तो W नॉट बाय WS की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी, 3,
है ना। एंड 3 ही इस क्वेश्चन का आंसर है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं था इसमें। तो 3 हम यहाँ पर आंसर लिख देते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है एंड ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। अगर एक मोमेंट पर भी ध्यान गया तो पूरा जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक सॉलिड ग्लास स्फीयर है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है एंड रेडियस आर दे रखा है, और उसके अंदर एक एयर कैविटी है r/2 की, एंड एक ओ पॉइंट है जो कि बहुत थिन लेयर ऑफ ग्लास से बना हुआ है। लाइक ये जो ओ पॉइंट है यहाँ पर बहुत थिन लेयर ऑफ ग्लास है ताकि ये जो एयर है वो एस्केप ना कर जाए बाहर को, है ना, एंड अंदर ही रहे। और an unpolarized unidirectional and monochromatic light source S emits a light ray from a point inside the glass sphere towards the periphery of glass sphere. If the light is reflected from the point O, ठीक है, and is fully polarized, मतलब कि जब पूरा यहाँ से ये तामझाम करके आएगा अपना, यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा, फिर यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा एंड ये यहाँ पर रिफ्रैक्ट करेगा। रिफ्रैक्ट करने के बाद जो यहाँ पर आएगी ये वाली रे रिफ्लेक्ट होती है आगे को और फुली पोलराइज्ड हो जाती है, सॉरी रिफ्लेक्ट करती है एंड फुली पोलराइज्ड हो जाती है ना। देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस बताना है हमें। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालने के लिए हम ध्यान से करने लग जाते हैं इसको। सबसे पहले हम ये वाली कंडीशन बनाते हैं कि फुली पोलराइज्ड हो जाती है। तो मान लो कि आगे से ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर आ जाती है ओ पॉइंट पर, इस पॉइंट से, ठीक है। ये रे यहाँ से आई एंड यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती है एंड फुली पोलराइज्ड हो जाती है। तो यहाँ पर पोलराइजेशन एंगल निकाल लेते हैं हम। पोलराइजेशन एंगल निकालने के लिए क्या है, यहाँ पर जो आई बनेगा, है ना, एंगल बनेगा से आई, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। देखो tan आई फुली पोलराइज्ड के लिए क्या होगा, जो जहाँ से रे आ रही है, आ कहाँ से रही है, √3 मीडियम से, √3 मीडियम से, है ना। तो मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाएगा आगे, है ना। तो √3 से आ रही है और जा किस में रही है, एयर में, मतलब 1। तो आई की वैल्यू हमारे पास 60 आ गई। तो ये वाला एंगल तो 60 हो गया, ठीक है। एंड इसको, ये वाला जो नॉर्मल है जो ओ पॉइंट पर होगा, ये सामने बिल्कुल डायमेट्रिकल ऑपोजिट एंगल से पास करेगा, तो इसीलिए मैंने ये डॉटेड लाइन बना दी। अब देखो ये यहाँ पर इस पॉइंट से आ रही थी से ए, इस पॉइंट को ए मान लो, एंड ए पॉइंट पर जहाँ से रे आई उस पॉइंट को बी मान लो, एंड रिफ्लेक्ट होके आई होगी ऊपर इस वाले एंगल से, इस वाले पार्ट से, है ना। तो यहाँ पर ये, इसको हम बी मान लेते हैं, है ना। बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ को ये रिफ्लेक्ट होके आ रही होगी अंदर ही अंदर। रिफ्लेक्ट क्यों बोला मैंने यहाँ पर बी पे, क्योंकि ये ऊपर से जहाँ से भी आ रही होगी वो रे इसी मीडियम में आ रही है एंड ये भी इसी मीडियम में है, तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई होगी। एंड ये अगर सोर्स है एंड यहाँ से अगर बी से जो इंसिडेंट रे बी पे यहाँ से आ रही होगी, है ना, स्ट्रेट लाइन जो कि मैंने ड्रॉ कर ली, तो ये वाला एंगल भी, ये वाला नॉर्मल भी कहीं यहाँ से ही पास हो रहा होगा, है ना। एंड बाकी तो सोर्स से ही आ रहा होगा ये, जो इसके लिए सबसे पहले सोर्स, फिर सोर्स से थीटा एंगल, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होना चाहिए, ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होना चाहिए जो यहाँ पर नॉर्मल बनाएगा। ये वाला नॉर्मल भी इसी से ही पास हो रहा होगा। ये वाला नॉर्मल मैंने पास क्यों कराया, क्योंकि ध्यान से देखो ये यहीं से ही पास हो रहा है डायग्राम में ऊपर, है ना, तो इसलिए मैंने ये बनाया। एंड नीचे से अगर ये वाला नॉर्मल यहाँ से पास हो रहा होगा, से पॉइंट पी, यहाँ से पी पॉइंट से पास हो रहा होगा, तो ये वाला नॉर्मल भी पी पॉइंट से ही पास होगा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होना चाहिए, है ना। एंड अगर ये 60 है तो ये वाला जो ए पॉइंट है
इसको मैं इसके सेंटर से ज्वाइन कर देता हूँ, है ना। और ये पूरा जो मैंने ज्वाइन किया है इसका रेडियस r/2, ये रेडियस के इक्वल होगा, एंड ये भी r/2। तो इसका मतलब ये है, ये r/2 ये r/2, मतलब ये भी 60 ही होगा। एंड ये 60 है तो, और ये भी 60 है तो ये भी 60 ही होना चाहिए, है ना। बाकी यहाँ से मैंने आगे को एक तरफ को नॉर्मल टाइप बना दिया, एंड ये वाला रिफ्रैक्टेड एंगल होगा। ये जो लाइट है देखो यहाँ पर आई एंड यहाँ रिफ्रैक्ट कर गई, तो ये वाला जो एंगल बना रहा होगा अंदर को, ये रिफ्रैक्टेड एंगल होगा, से आर। इस वाले ए पॉइंट के लिए मैं स्नेल्स लॉ लगा देता हूँ। स्नेल्स लॉ कैसे, अपना म्यू मतलब 1 sin 60 इक्वल्स टू √3 इंटू साइन आर, है ना। एंड ये √60 मतलब 1/2 इक्वल्स टू साइन आर, एंड आर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 30 डिग्रीज, एंड आर की वैल्यू 30, तो आर की जगह मैं यहाँ पर 30 लिख देता हूँ, है ना। 30 हो गया, एंड इस वाले पॉइंट को भी मैं ऊपर पी वाले पॉइंट से जोड़ दिया। बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसीलिए बाकी ज्योमेट्री खेल रहे हैं इसके बाद हम। ये पूरा मैथ्स है जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 30 ही हो जाएगा, क्योंकि आमने सामने होगा तो 30, है ना। एंड ये अगर 30 है तो, अच्छा पहली बात हम ये वाला एंगल निकाल लेते हैं कितना है। ये वाला एंगल कितना होगा, देखो ये 60 है, एंड ये वाला एंगल अगर थीटा है तो पूरा इंक्लाइंड हमारा 180 डिग्रीज, ये पूरा 180 डिग्री होगा, है ना। इसीलिए 180 मैंने यहाँ लिखा है, 180 इक्वल्स टू 60 प्लस थीटा होगा, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास 120 डिग्री आ गई। तो थीटा की जगह मैं यहाँ पर 120 लिख दूँ, अच्छा ये 120 डिग्री और ये 30 था तो ये भी 30 ही हो जाएगा, है ना, क्योंकि जो सम ऑफ एंगल्स होगा एक ट्राइंगल में वो 180 होता है, तो 150 प्लस 30 हमारा 150, तो 180 माइनस 150 30 डिग्रीज यहाँ पर, है ना। एंड इस वाली लाइन का अगर हमें, मतलब ये वाली जो लाइन है इसकी अगर लेंथ पता लग जाए तो हमारा काम बन गया, मतलब कि पी ए, है ना। क्यों, मैं बताता हूँ। देखो ये जो पी पॉइंट है ना, पी पॉइंट से लेके यहाँ तक जो ये लेंथ है, मतलब कि पी बी हमारे पास रेडियस के इक्वल है ना। एंड पी ओ भी हमारा रेडियस के इक्वल है ना, उससे कोई मतलब नहीं हमें। बट ये अगर हमें पी ए पता लग जाए तो हमारा काम बन गया। क्यों, क्योंकि मैं बताता हूँ, फिर हम थीटा के लिए स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं, है ना। तो हम लगाना शुरू कर देते हैं। अच्छा अगर ये 30 है, ये 30 है तो ये भी 120 डिग्री हो जाएगा अंदर, है ना। अब हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे, कैसे, सामने वाली लेंथ अपॉन सामने वाला एंगल, तो r बाय साइन थीटा साइन 120 इक्वल्स टू, इस वाले थीटा निकालने के लिए ये वाली अगर साइड हमें पता लग जाए, जिसको हम पी ए बाय साइन थीटा से हमारा काम बन जाएगा। तो साइन थीटा हमारा निकल के आ जाएगा। साइन थीटा, ये स्नेल्स लॉ लगाया मैंने, स्नेल्स, है ना, स्नेल्स लॉ नहीं, साइन रूल, सॉरी, बाय साइन रूल इस वाले पूरे के लिए, ठीक है। तो आमने सामने वाली, मतलब ये वाली सामने वाली लेंथ इक्वल्स टू अपॉन सामने वाला एंगल, तो पी ए अपॉन साइन थीटा, है ना, इक्वल्स टू सामने वाला लेंथ अपॉन सामने वाला एंगल, तो 120 अपॉन मतलब r बाय साइन 120 डिग्रीज। अब देखो ये वाली पी ए कैसे निकालेंगे हम, पी ए के लिए भी हम सिंपल, देखो एक फॉर्मूला होता था, अगर याद होगा तुम्हें, तो मैं रेड वाले से ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। अगर ये रेड ट्राइंगल है ना, रेड वाला ट्राइंगल,
हमें पी ए निकालना है एंड ये वाला जो अंदर का था ये 120 डिग्रीज था, ये 30 था, ये वाला भी 30 ही था, तो हमें पी ए निकालना है। तो देखो यहाँ से मैं सामने से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूँ एंड ये 60 हो जाएगा, 60 है ना, एंड ये 90 एंड ये भी 90। तो मैं क्या करूँगा, देखो इसको पी ए बाई 2 लिख सकता हूँ मैं एंड इसको भी पी ए बाई 2 लिख सकता हूँ मैं, है ना। तो इसके लिए मैं साइन 60 लगा देता हूँ। कैसे, या फिर सिंपली इसमें हम साइन रूल भी लगा सकते हैं ना, वही वाला जैसे हमने किया है, इसको रहने दो, है ना। साइन रूल कैसे लगाएंगे हम कि पी ए अपॉन साइन 120 डिग्रीज इक्वल्स टू, अब देखो ये वाला जो पूरा लेंथ है ये r बाई 2 है, रेडियस ही तो है ना ये वाला। देखो ध्यान से देखो, ये जो p और ये वाला पॉइंट है ये पूरा r बाई 2 ही है, तो r बाई 2 बाय सामने वाला एंगल साइन 30, है ना। तो पी ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, r बाई 2 इंटू साइन 120 डिग्रीज था तो पॉजिटिव में ही आएगा एंड 60 मतलब √3/2, तो 2 से 2 जाएगा, r√3/2 हमारे पास पी ए की वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसको यहाँ पुट कर देंगे एंड यहाँ से इसकी वैल्यू डाल देंगे, तो इसको इक्वेशन 1 मान लो एंड r बाय साइन 120 की वैल्यू मतलब साइन 60 मतलब √3/2 मतलब 2 ऊपर, एंड पी ए की वैल्यू क्या आई थी, r√3/2 आई थी इंटू साइन थीटा, है ना। r से r जाएगा एंड √3 को परे भेज दो तो साइन थीटा को इधर ले आओ, साइन थीटा इक्वल्स टू 3/2 को नीचे ले आओ 4, है ना। तो साइन थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 मतलब 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, है ना। तो 0.7 राइट, 0.7 समथिंग, 0.75, यस। तो 0.75 हमारा आंसर बन गया एंड साइन थीटा ही पूछा था, इस थीटा का हमें, तो 0.75 हमारा आंसर बन गया। ये थीटा साइन थीटा ही पूछा था हमसे, है ना, वैल्यू ऑफ साइन थीटा। तो अच्छा ही क्वेश्चन था एंड आगे तो ज्योमेट्री थी, ये चीज़ अगर स्ट्राइक हो जाती और जो कि एग्ज़ाम में होना थोड़ा मुश्किल है, बट किसी की मैथ्स बहुत अच्छी है तो हो भी सकती थी एंड इजी क्वेश्चन था, उतना कोई मुश्किल नहीं था, बट कंडीशंस तो दो ही लग रही थी। देखो यहाँ स्नेल्स लॉ एंड उसके बाद साइन लॉ वगैरह। अच्छा एक बात और है, अगर ये सामने तुमने पी ए निकालना होता है ना, तो पी ए का एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, पी ए इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ जो इसका रेडियस होगा r/2, है ना, इंटू साइन θ/2, एंड यहाँ से डायरेक्ट आ जाता साइन θ/2 मतलब 120 का θ/120/2 मतलब साइन 60, तो r इंटू √3/2, ये पी ए का डायरेक्ट फार्मूला होता है। कैसे होता है, वही अगर मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूँ तो साइन थीटा लिखना होता है इस यहाँ पर, अगर ये θ/2 है तो, है ना, साइन थीटा लिखना होता है एंड फिर हमारा आ जाता है, पूरी वैल्यू आ जाती है। तो ये पूरा क्वेश्चन था एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है एंड जेईई मेंस टाइप क्वेश्चन है, वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन एंड एरर के साथ उसको मेजर कर दिया, लाइक मर्ज कर दिया। इसमें क्या दे रखा है, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म टू डिटरमाइन द स्लिट विड्थ यूजिंग द इक्वेशन बी डी बाय कैपिटल डी इक्वल्स टू एम लिम्डा, where b is the slit width and capital D shortest distance between the slit and the screen, d is the distance between the emith diffraction maxima and the central maxima, and lambda is the wavelength. Capital D and small d are measured in the scale of least count 1 centimeter and 1 mm. अब देखो जब बड़े डी और छोटे डी में हमें लीस्ट काउंट दे रखा है ना, तो इसका मतलब ये है बड़े डी और छोटे डी में कोई एरर है ना। एंड आगे पढ़ो, द वैल्यूज ऑफ लेमडा एंड एम आर नोन प्रिसाइसली टू
600 नैनोमीटर एंड 3 रिस्पेक्टिवली। मतलब कि लेमडा और एम में कोई भी एरर नहीं है क्योंकि हमें प्रिसाइसली इनकी वैल्यू पता है 600 नैनोमीटर एंड 3। ठीक है। द एब्सोल्यूट एरर इन माइक्रोमीटर और इन द वैल्यू ऑफ बी estimated using the diffraction maximum that occurs for m equals to 3 with d equals to 5 millimeter and d equals to 1 meter is। देखो हमें कुछ नहीं एब्सोल्यूट एरर बताना है बी में, तो मतलब डेल्टा बी रिपोर्ट करना है। तो देखो ध्यान से देखना, बी को हम सेपरेट कर लेते हैं क्योंकि हमें बी की ही वैल्यू बतानी है। तो बी डी बाय कैपिटल डी इक्वल्स टू एम इंटू लेमडा, एंड बी को हमने सेपरेट कर दिया तो एम लेमडा टाइम्स कैपिटल डी बाय छोटा डी, है ना। ये हमारे पास बी की वैल्यू आ गई है। एंड बी की वैल्यू एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए हमें चाहिए पड़ेगी, तो बी की वैल्यू हम पहले ही निकाल लेते हैं। ठीक है। डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 टाइम्स लेमडा की वैल्यू क्या है हमारे पास 600 नैनोमीटर, तो 10 टू द पावर -9 इंटू कैपिटल डी की वैल्यू 1 है एंड मीटर्स में ही है, एंड छोटी डी की वैल्यू 5 इंटू मिलीमीटर में थी तो मीटर में कन्वर्ट कर दो, है ना। एंड ये ऊपर चल जाएगा 1 2 3 4 5, तो मतलब कि यहाँ +5 आ जाएगा, है ना। एंड 18 बाय 5 इंटू 10 टू द पावर -4, राइट। एंड -4 आ गया तो ये आ जाएगा 3 पॉइंट, अपना 3 एक और बचेगा, 3 एक और बचने के बाद पॉइंट जब मैंने लगाया तो 6 है ना। 3.6 इंटू 10 टू द पावर -4 हमारे पास बी की वैल्यू आ गई है। एंड हमें एब्सोल्यूट एरर निकालना है। अब देखो इसको हम अब एब्सोल्यूट एरर्स की टर्म में लिख देंगे। हमें किस किस के लिए एरर निकालना है, कैपिटल डी के लिए एंड छोटे डी के लिए। लेमडा और एम में कोई भी अपना एरर नहीं है क्योंकि हमें इसकी प्रिसाइसली वैल्यू पता थी 600 और 3, है ना। तो अब रिलेटिव एरर के इसमें टर्म्स में लिख लेते हैं, डेल्टा डी बाय कैपिटल डी प्लस डेल्टा छोटा डी बाय डी, है ना। एंड अब हम डेल्टा डी एंड छोटे डेल्टा डी की भी हमें वैल्यू पता है। कैसे, क्योंकि लीस्ट काउंट्स दे रखे हैं ना, तो यही तो आ गया 1 सेंटीमीटर एंड 1 mm। अब इसमें हम मीटर के टर्म्स में ही लिख लेते हैं, 1 सेंटीमीटर इज ऑफ डी एस इंटू 10 टू द पावर -2 बाय कैपिटल डी की वैल्यू भी मीटर में ही थी तो 1 मीटर, प्लस डेल्टा डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 इंटू मिलीमीटर में थी तो 10 टू द पावर -3 बाय, एंड अच्छा मिलीमीटर में डालने की जरूरत ही नहीं क्योंकि 5 मिलीमीटर में ही दे रखा था डी की वैल्यू भी। -3 3 से 3 जाएगा, है ना। -3 से -3 जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगी 1/100 प्लस 1/5, एंड इसको सिंप्लीफाई कर लो तो 105/500 हमारे पास डेल्टा बी बाय बी की वैल्यू आ जाएगी। एंड डेल्टा बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी की वैल्यू अभी हमने निकाली है 3.6 इंटू 10 टू, अच्छा पॉइंट को हटा के यहीं लगा लो -1, है ना। 10 टू द पावर -5 ही रहने दो, तो 36 इंटू 105/500 इंटू 10 टू द पावर -5, है ना। अब देखो 36 और 105 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी करनी रखी है, तो 036 इंटू 513, है ना, 0873, एंड 0 से 0 जाएगा तो 378/50 इंटू 10 टू द पावर -5। एंड हमें जो है माइक्रोमीटर में बतानी है, माइक्रोमीटर में बतानी है तो ये वाला 10 भी, ये वाला 10 भी, ये वाला 0 भी मैं ऊपर भेज देता हूँ। तो ये मीटर में थी तो ये पूरा माइक्रोमीटर में आ जाएगी वैल्यू, है ना। तो 378/5 हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। तो 7 2 बचा, 2 बचा 5 एंड 3 बचा तो 6, है ना। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 75.6 माइक्रोमीटर
इज़ द वैल्यू ऑफ डेल्टा बी। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, सिंपल बिल्कुल, है ना। तो 75.6 हमारा आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, या फिर हो सकता है इसकी वैल्यू राउंड ऑफ करके IIT 76 दे, है ना, क्योंकि 5 एंड ये वो, तो बट ये भी करेक्ट है, दिस इज़ नॉट एट ऑल रॉन्ग। ये भी राउंड ऑफ करके किसी ने किया होगा तो ये, नहीं तो ये, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब ये 13th क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है एंड बिल्कुल सिंपल है। क्या है इसमें, कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन इन n equals to 3 orbit of hydrogen like atom with atomic number z. At absolute temperature T, a neutron having thermal energy kB into T has the same de Broglie wavelength as that of this electron. If the temperature is given by T equals to पूरा term, है ना, where h k की वैल्यू सब कुछ पता है हमें, a नॉट पता है, एंड देन द वैल्यू ऑफ एल्फ़ा, ये वाला जो एल्फ़ा है इसकी वैल्यू बतानी है हमें। यहाँ पर जो है एल्फ़ा आया है हमारे पास। देखो सिंपल है, हम जो वेवलेंथ्स लिखेंगे ना, हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ लिखेंगे वो इन्हीं टर्म्स में लिखेंगे जो हमें दे रखा है, ठीक है। उससे हमारा काम सिंपल हो जाएगा। देखो कैसे लिखेंगे, फर्स्ट वाला देखो, वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन लिखते हैं सिंपल, h/√2m इंटू एनर्जी, एनर्जी कौन सी, जो हमारे पास थर्मल एनर्जी दे रखी है, kB इंटू टी, है ना, इक्वेशन नंबर 1। एंड अब हम वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे जो कि h/mv होगा, एंड mv इज़ नथिंग बट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो वेलोसिटी होगी। अब इस mv को जो है हम मॉडिफाई करेंगे इन टर्म्स में जो टेम्परेचर की टर्म्स में है, z, h एंड a नॉट पाई, ऐसे ऐसे करके कर देंगे। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे हम, जो एंगुलर मोमेंटम होता है हमें पता है h/2 होता है, राइट। एंड एंगुलर मोमेंटम को और क्या लिख सकते हैं, mvr इक्वल्स टू nh/2, है ना। यहाँ से r भेज दो यहाँ पर, है ना, तो mv की जगह हम ये डाल देते हैं, तो हमारा थोड़ा बहुत काम बन जाएगा, जो कि n इंटू h h/nh इंटू 2 r बन जाएगा, एन h से h चल जाएगा, तो 2 इंटू r/n। अब देखो इस पूरे t के टर्म में ऐसा क्या है जो यहाँ पर, मतलब ऐसा क्या नहीं है जो यहाँ पर है। देखो t की टर्म में z है ना, h है एंड पाई है, पाई इसमें भी है, एंड ए नॉट है, एंड एम एन है, एम एन ऊपर वाले में आ गया हमारे पास, ये एम है, एन ही तो है, एंड के बी है, के बी वाला भी ऊपर में आ गया हमारे पास। अब देखो इसमें क्या करेंगे ना हम, हमारे पास यहाँ पर एक एक्स्ट्रा टर्म है जो कि है आर, एंड आर को हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे किससे, ए नॉट इंटू एन स्क्वायर बाय जेड से, राइट। इसको हम आर को रिप्लेस कर देंगे। अब सिंपल हमारा ये वाला जो पूरा टर्म है हम इसमें उठा के डाल देंगे, एंड ए नॉट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हमें ए नॉट की ही वैल्यू दे रखी है, मतलब आर नॉट की जगह ए नॉट दे रखा है, एंड आर की जगह ये डाल देंगे, तो 2 इंटू ए नॉट एन स्क्वायर्ड बाय जेड इंटू एन, एन से एन जाएगा, एंड लेमडा ई इक्वल्स टू 2 ए नॉट बाय जेड इंटू एन हमारे पास आ जाएगी। एन की वैल्यू हमें दे रखी है इसलिए मैं एन के टर्म्स में इसको लेके आया। अब देखो इसको और इस वाले को हम इक्वल कर देंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि इन दोनों की जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो सेम है। तो h/√2 mn इंटू के बी इंटू टी इक्वल्स टू 2 ए नॉट इंटू एन बाय जेड हमारे पास इक्वल आ जाएगा, एंड स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दो, तो स्क्वायर जब करोगे तो एन स्क्वायर्ड हो जाएगा, ये वाला स्क्वायरिंग बोथ साइड्स पहले लिख ही लेते हैं, जल्दबाजी नहीं करेंगे, एच स्क्वायर्ड बाय 2 एम एन इंटू के बी इंटू टी जो चाहिए हमें
इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर एंड एन की जगह एन स्क्वायर आएगा जो कि 9 हो जाएगा। एन की वैल्यू हमें 3 दे रखी थी बाय जेड स्क्वायर एंड टी हम एक तरफ कर देंगे एंड 4 × 9 यहाँ पर आ जाएगा। टी इक्वल्स टू हमारे पास एच स्क्वायर बाय 4 × 9 इंटू जेड स्क्वायर ऊपर एक और है ना इंटू 9 इंटू अपना 2 इंटू एम एन इंटू के बी इंटू पाई स्क्वायर इंटू ए नॉट का स्क्वायर है ना एंड ये पूरा क्या आ जाएगा 36 इंटू 2 72 एंड एच स्क्वायर जेड स्क्वायर बाय 72 है ना इंटू पाई स्क्वायर इंटू ए नॉट का स्क्वायर इंटू के बी इंटू एम एन हमारे पास टी की वैल्यू आ जाएगी। अब देखते हैं कि टी की वैल्यू हमारे पास इसी टर्म्स में आ गई। जेड आ गया, एच आ गया, पाई आ गया, ए नॉट आ गया, एम एन आ गया एंड ये आ गया। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 72 आ गई एंड जो कि पूरी वैल्यू है। तो अल्फ़ा की वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए 72 आ जाएगी। सिंपल क्वेश्चन था, बस फॉर्मूला को हमने मैनिपुलेट करके लिखा है आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इजी क्वेश्चन था एकदम। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 ये सबसे इजी क्वेश्चन है अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो है। इसमें क्या दे रखा है, 2 डायपोल्स दे रखे हैं एंड जिनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 2r है ना, एंड दोनों का जो डायपोल मोमेंट है उसका मैग्नीट्यूड p ही है। तो हमें p q r s में ये बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स कहाँ कहाँ होगी। तो ओरिएंटेशन दे रखे हैं, तो मैं इसको यहीं सॉल्व कर देता हूँ डायग्राम में। डायग्राम को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, डायपोल जो फर्स्ट वाले में दे रखे हैं ना, ये ऊपरली तरफ को ही पॉइंट कर रहा है, राइट। एंड एक इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एक्स पॉइंट पर, जो मिड पॉइंट है इसका, वो इस वाले डायपोल की वजह से इस तरफ को होगी, निचली नेगेटिव जे डायरेक्शन। एंड इस वाली डायपोल की वजह से भी निचली ही तरफ होगी, मतलब कि निचली तरफ को 2 टाइम्स जो भी मैग्नीट्यूड आएगा वो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इन दोनों डायपोल्स के लिए इक्वेटोरियल आएगी, क्योंकि ये देखो ध्यान से देखो, अगर इसको हम रोटेट कर दें तो ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन इक्वेटोरियल पोजीशन है इस वाले वेक्टर के लिए, इस वाले डायपोल वेक्टर के लिए। तो ई हम लिखना शुरू कर देते हैं। देखो इक्वेटोरियल पे जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, के पी बाय आर क्यूब, और निचली तरफ को है तो माइनस जे कैप, है ना। एंड नेट के लिए क्या, इसकी वजह से ये होगी जो मैंने अभी लिखी है, और इसकी वजह से भी ये ही होगी एंड इसमें ऐड ऑन हो जाएगी। तो 2 टाइम्स कर देता हूँ मैं इसको, तो के को भी लिख देते हैं, के को भी खोल देते हैं, तो माइनस पी जे कैप बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब। ये किस में आ रहा है, सेकंड वाला, तो पी तो सेकंड हो गया, है ना। अब सिमिलरली देखो सेकंड वाले में क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन है पी की, डायपोल्स की ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो इस वाले डायपोल की वजह से इस पे निचली तरफ को होगा, इस वाले डायपोल की वजह से इस तरफ को होगा। अच्छा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो भी सेम आएगा, बट होगा क्या, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये दोनों कट जाएगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी नेट, वो 0 आ जाएगी इस केस में, है ना। तो फर्स्ट वाला हमारा आंसर आ जाएगा। अब आर वाले में देखो ध्यान से, अब आर वाले में इस वाले डायपोल मोमेंट के लिए तो एक्स पॉइंट इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, एंड कहाँ की तरफ को होगा, निचली तरफ को, एंड इस वाले की तरफ, इस वाले के लिए इस तरफ को जाएगा क्योंकि एक्सियल पोजीशन पे है। तो एक्सियल पोजीशन के लिए क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, 2 टाइम्स के पी बाय आर क्यूब, एंड डायरेक्शन भी इसकी लिख देते हैं आई कैप में, क्योंकि पॉजिटिव साइड को ही होगा ना, है ना, क्योंकि डायरेक्शन इसकी इस तरफ को है, तो ये भी इसी तरफ को इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। एंड इसके लिए निचली तरफ को है, तो इसके लिए क्या आ जाएगी, के पी बाय आर क्यूब
इंटू जे कैप माइनस में, तो हमारा नेट क्या आ जाएगा, देखो के पी आर क्यूब तो हमारा बाहर आ जाएगा, है ना। तो के पी को भी मैं एक्सपांड करके ही लिख देता हूँ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब इंटू, अब क्या क्या बचा है अंदर, इसमें एक 2i कैप बचा है माइनस एक जे कैप बचा है जो कि फोर्थ वाला है, तो r का 4 हो गया, p का क्या था 2 एंड q का 1 एंड s का क्या आ जाएगा। अब देखो s के लिए क्या होगा, इस वाले डायपोल के लिए क्योंकि इसका डायरेक्शन इस तरफ को है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन x पॉइंट पर इस तरफ को ही होगा, एंड इस वाले के लिए भी सिमिलरली जैसे हमने यहाँ किया था सेम ही हो जाएगा कि इसकी वजह से भी ये अपनी तरफ ही अट्रैक्ट करेगा, तो मतलब कि 2 टाइम्स एक्सियल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी 2kp/r³ इंटू आई कैप, तो 4 आ जाएगा। एंड तुम्हें ये समझ आ रहा है कि k में जो है वो 1/4πε0 है, 4 कट जाएगा, तो यहाँ पर 4 नहीं है ना, तो 4 और 4 था ना एक्चुअली ये, तो 4 से 4 कटेगा, तो s का जो हमारा आंसर आ जाएगा वो 5 आ जाएगा। तो अब ध्यान से देखते, p का 2, q का 1, r का 4, s का 5, तो हमारा c ऑप्शन करेक्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये सिंपल क्वेश्चन है एसी सर्किट का, एंड हमें ये पूरा सर्किट दे रखा है जिसमें Z इम्पिडेंस इज कनेक्टेड टू है एसी सोर्स, एंड वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है हमें एसी टाइम के टर्म्स में, एंड Z जो है लिस्ट 1 के हिसाब से वेरी कर रहा है। फॉर एग्जांपल P अगर रेजिस्टेंस है तो मतलब कि P है तो ये रेजिस्टेंस यहाँ पर लग रहा है 30 ओम का, Q है तो इंडक्टर भी लग रहा है रेजिस्टेंस के साथ, एंड R है तो ये सारा लग रहा है ना, ऐसे ऐसे करके, एंड हमें करंट का टाइम के साथ वेरिएशन बताना है, ग्राफ बनाना है सिंपली, है ना। तो शुरू कर देते हैं। देखो P वाला कैसे बनेगा, P में क्या है, जब सिंपल ये R अपना रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसके साथ एसी सोर्स के साथ, तो क्या आ जाएगा, देखो I क्या आ जाएगा रेजिस्टेंस वाले केस में, V/R, V की वैल्यू डाल दो 300 साइन 400 T/R, R की वैल्यू क्या है हमारी 30 ये हटा दो 10, तो I की वैल्यू हमारे पास 10 इंटू साइन 400 इंटू टी आ जाएगा। अच्छा एक बात इस चीज़ से हम कंक्लूड कर सकते हैं, साइन जो आ रहा है ये साइनोसाइडल फंक्शन आएगा, मतलब कि ऐसा कुछ बनेगा ग्राफ जो बनेगा, है ना। वो तो चलो सारे ही ऑप्शंस में, अब देखो क्या करेंगे हम, ग्राफ बनाना शुरू करते हैं आई और टाइम का, आई वर्सेस टाइम का। तो देखो ये आई था और ये टाइम था, एट टी इक्वल्स टू 0 आई क्या होता है, देखो टाइम को टी इक्वल्स टू 0 डालो यहाँ पे, तो साइन 0 बन जा रहा है, साइन 0 की वैल्यू 0, तो आई 0 मतलब कि यहाँ से शुरू होगा। अच्छा मैक्सिमम वैल्यू कहाँ जाती है साइन की, वो जाती है π/2 पे, π/2 जब तुम डालोगे ना इस पे तो ये पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना, क्योंकि n टाइम्स π/2 साइन में, साइन ऑफ n टाइम्स π/2 इज 1, राइट। एंड वो चलो क्वाड्रेंट के हिसाब से माइनस प्लस में हो जाता है ना। तो ये जो पूरी वैल्यू आएगी 1 आ जाएगी, एंड आई की वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी 10, तो ये पूरा ऊपर तक जाएगा, एंड ये ऐसे ऐसे करके साइनोसाइडल बनता रहेगा, एंड ये जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी ये 10 आएगी, एंड इसके लिए -10 आएगी यहाँ पे, है ना। तो ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास, यस है, ये वाला ऑप्शन देखो। अच्छा ये कहाँ आएगा, ये कहाँ आएगा π/2 पे, एंड ये वाला कहाँ आएगा, अगले वाले 3π/2 पे, मतलब ऑड मल्टीपल्स पे आएगा ये सारा, है ना। तो ऑप्शन देखो ध्यान से, ऑप्शंस में क्या क्या है, फर्स्ट वाले का ऑप्शन देखो ये भी साइनोसाइडल, ये 0 से शुरू हो रहा है एंड 5 तक जा रहा है, बट ये नहीं हो सकता फिर, है ना। एंड थर्ड वाले का देखो, थर्ड वाला भी साइनोसाइडल ही है, साइन के साथ ही जाएगा, एंड 0 से शुरू हो रहा है 10 तक, दिस इज आवर ऑप्शन, तो P का 3। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है ना, सिर्फ P का 3 दो ही ऑप्शंस में, A और C में, है ना, एंड इन दोनों ही ऑप्शंस में R और S की वैल्यू सेम है, R भी 2 है S भी 1 है, तो हम ये चीज़ तो कर सकते हैं कि P का 3 अगर आ गया हमारे पास तो R का 2 होगा ऑप्शंस को देख के, है ना, एंड S का 1 होता है, ऐसा ही होता है भाई, ये नहीं करना पड़ता, ये टाइम वेस्ट वगैरह करोगे तुम नहीं तो करने का, है ना।
एंड क्यू की वैल्यू निकालनी है हमें। क्यू कौन सा है, या तो 4 होगा या 5 होगा, है ना। तो क्यू का निकाल लेते हैं, क्यू क्या है। क्यू निकालने के लिए क्या है, क्यू देखो सिंपल है। क्यू में एक इंडक्टर है और एक रेजिस्टेंस है। इंडक्टर के लिए हम एक्सेल निकाल लेते हैं, है ना। इसका रिएक्टेंस निकाल लेते हैं, इसका इंडक्टेंस निकाल लेते हैं, सॉरी, है ना। क्या हो जाता है, ओमेगा एल, है ना। इंडक्टर का रेजिस्टेंस ओमेगा की वैल्यू क्या है, 400, एंड इंडक्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 मिली हेनरी था, तो मतलब कि 10⁻⁻1, है ना। तो ये 40 हो गया, है ना। ये 30 था, ये 40 था, तो इम्पिडेंस क्या आ जाएगा इन दोनों का, इन दोनों का स्क्वायर, मतलब 90 डिग्रीज इन दोनों के बीच में होता है ना। इंडक्टेंस ऊपर होता है एंड रेजिस्टेंस यहाँ होता है, तो 90 डिग्रीज इन दोनों के बीच में होता है, तो 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर इक्वल्स टू 50, है ना। अब देखो इम्पिडेंस हमारे पास निकल के आ गया कि 50 आ जाएगा, एंड मतलब कि बेसिकली हम जब इसको निकालना शुरू करेंगे, आई निकालने के लिए निकालेंगे, तो आई जो है हमारा कैसे आएगा, देखो दोनों में जो ये निकल गया है हमारे पास, आर में और एल में हमारा कितना फेज डिफरेंस होता है, 90 डिग्रीज, राइट। तो मतलब कि जो वोल्टेज वाला जो इंडक्टेंस का वोल्टेज होगा वो 90 डिग्री इंक्लाइंड होगा आई से, एंड ये 90 डिग्री पीछे होगा। तो सिंपली हम V की इसके लिए वोल्टेज जब लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, V इक्वल्स टू अपना 400 इंटू साइन ऑफ 300 था ना बाहर, 400t माइनस पाई बाय 2, किसके लिए, R के लिए, VR जब लिखेंगे हम, ठीक है। इसका जो VR लिखा हमने, अब जब VR हमारे पास आ गया, इसका हमें क्योंकि I निकालना ना, और करंट तो सिर्फ R की वजह से, तो I जो हमारा निकल के आएगा वो आ जाएगा VR/300, इसको माइनस बाहर ले लो एक, एंड इसको प्लस, इसको माइनस कर दो, तो माइनस ऑफ 300 कॉज ऑफ 400t बाय z की वैल्यू जो हमने निकाली 50, जो कि 6 आ जाएगी यहाँ पे माइनस। तो हमारा जो i निकल के आएगा वो -6 कॉज ऑफ 400t है, एंड दिस माइनस इज शोइंग नथिंग बट कि ये लैग कर रहा है माइनस से, 90 डिग्री लैग कर रहा है पिछली तरफ को, है ना, VL से ये शो कर रहा है। इस माइनस को रहने देते हैं क्योंकि ग्राफ बनाने में आसानी होगी। देखो अब ग्राफ कैसे बनेगा, आई और टी का पूछा है ना हमसे, तो आई को प्लॉट करो एंड टी को प्लॉट करो, एट टी इक्वल्स टू 0 डालो इस पर, एट टी इक्वल्स टू 0, यहाँ ओरिजिन पे आई की वैल्यू क्या आएगी, आई की वैल्यू कुछ नहीं आएगी, ये पूरा का पूरा 1 हो जाएगा, cos 0 इज 1, एंड आई की वैल्यू हमारे पास टी इक्वल्स टू 0 पे आई की वैल्यू -6 आ जाएगी, तो मतलब ये -6 से शुरू होगा, है ना। एंड कॉज का फंक्शन था इसीलिए ऐसे शुरू हुआ, क्योंकि कॉज का ग्राफ क्या होता है, ऐसे 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 होता है यहाँ से, है ना। एंड साइन का ग्राफ कैसे होता है, ओरिजिन से शुरू होता है ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, नीचे तक जाता है ऐसे ऐसे ऐसे, साइन का ग्राफ यहाँ से, है ना। इसीलिए कॉज का, देखो कॉज का फंक्शन है तो हमेशा यहीं से ही शुरू होगा, ओरिजिन से नहीं शुरू होगा। सिंपल हम इसको प्लॉट कर देते हैं, ये जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, एंड ये 0 कहाँ होगा, 90 डिग्रीज ऊपर। पीक वैल्यू क्या जाएगी इसकी, अब यहाँ तक जो जाएगी ये भी 6 होगी, है ना, क्योंकि ये भी तो पीक ही है ना, 6 होगी, एंड ये आगे 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 जाएगा, एंड ऐसे करके हमारा ग्राफ बन जाएगा। तो ये वाला कौन से ऑप्शन में है, देखो क्यू के लिए हमारा जो ऑप्शन आ जाएगा वो 5th आ जाएगा, 2 वाले में ऊपर से शुरू हो रहा है, नहीं 5th वाला आएगा, क्योंकि 0 ये है ना, 0 ये यहाँ से -6 से शुरू होगा, एंड पीक वैल्यू कहाँ से आ रही, 5 से थोड़ी ऊपर, ये 6 है ना, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, सिंपल। तो हमारा जो ऑप्शन आ गया वो Q5 आ गया, एंड बाकी इन दोनों ऑप्शंस में 2 और 1 चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें चेक करना है तो इसका भी वैसे ही करना, जैसे इम्पिडेंस लिखना, इसमें क्या हो जाएगा, VL सबसे ऊपर होता है, VR यहाँ होता है, VC सबसे नीचे होता है,
वी एल ऊपर होता है, तो ऐसे ऐसे करके इसको ऊपर ले जाना, इसको माइनस कर देना, वी एल माइनस वी सी और वी आर। अब इसके बाद तो कोई भी निकाल ही लेगा, है ना। एंड इनका जो नेट वोल्टेज होगा वो निकाल लेना है, इम्पिडेंस निकाल लेना, एंड फिर आई निकाल लेना, एंड आई के साथ ग्राफ ऐसे ही बनाना जैसे मैंने क्यू वाले का बनाया है। तो हमारा जो ऑप्शन आ गया इस वाले क्वेश्चन के हिसाब से वो आ गया, क्यू का हमारा 5 है ना, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब ये लास्ट क्वेश्चन है पेपर 1 का, एंड बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या है ना, देखो एक पैटर्न देखो, ये जो फर्स्ट वाला है ना, देखो ऑप्शन पी, ये एटम्स के लिए है। एटम्स जो चैप्टर होता है उस वाले चैप्टर के लिए है ये, जैसे मुझे दिखा है। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला हमारा एक्सरे का क्वेश्चन है, ये वाला हमारे पास न्यूक्लियाई का क्वेश्चन है, एंड एनर्जी कैसे कैसे डिपेंड करती है, एंड ये वाला हमारा रेडियो एक्टिविटी का है। तो देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अपना मॉडर्न फिजिक्स का चैप्टर्स में रिलेशन पूछ ले एनर्जी के। ठीक है, तो सिंपली देखो एटम्स में क्या होता है, एटम्स में ई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड हो जाता है, जेड स्क्वायर हो जाता है ना। तो इसमें देखो ऑप्शंस देखो, एनर्जी ऑफ रेडिएशन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रॉम हाइड्रोजन लाइक एटम्स, है ना। हाइड्रोजन लाइक एटम्स में जब एनर्जी का ट्रांजिशन होता है तो जेड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, तो पी का मैं 5 मानूंगा, पी का 5, है ना। अब सेकंड वाले में देखो एक्सरे, एक्सरे के लिए होता है, अब देखो एक्सरे में क्या होता है, एक्सरेज कब निकलती है, जब के शेल में एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसमें से जो रेज निकलती है वो एक्सरे निकलती है, एंड एनर्जी जब देते हैं हम इसको तो वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, Z-1 की। थ्योरी है, बिल्कुल थ्योरी है ना। तो Q का हमारे पास 1 आ गया। ये पूरा मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मॉडर्न के जैसे चैप्टर्स आते हैं। देखो सबसे पहले हम ड्यूअल पढ़ते हैं, ड्यूअल का हमारा काम नहीं है इसमें। सबसे पहले एटम्स, फिर एक्सरे, फिर न्यूक्लियाई, फिर रेडियो। जैसे जैसे हम पढ़ते हैं मॉडर्न का वैसे वैसे हमसे क्वेश्चन पूछ लिया, है ना। अब आर वाला देख लो। आर वाला क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट ऑफ न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी फॉर स्टेबल न्यूक्लियाई विद मास नंबर्स रेंज फ्रॉम 30 to 170। सबकी कोचिंग की शीट्स में होता है ये वाला, एंड इसमें भी हो सकता है। तो आर का भी हमारा 2 ही हो गया। अब ऑप्शंस ध्यान से देखोगे तो हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन में 5 और 1 था, तो हमारा आंसर तो सी है, बट चलो एस वाला भी कर लेते हैं। क्या, ई इज़ प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ जेड, तो एवरेज न्यूक्लियर बाइंडिंग पर न्यूक्लियन पर ये है ना, तो जेड का कोई उसमें काम नहीं आता है ना। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी हमेशा ही, या फिर डेंसिटी जो है, ये जेई मेंस में भी बहुत बार पूछ लिया है, तो सी वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। सिंपल, ये सारा थ्योरी है इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मॉडर्न में एक्सप्लेन करना जैसा कुछ है नहीं, सब कुछ थ्योरी है नहीं, एकदम आसान क्वेश्चन आते हैं। अब पेपर 2 अगली वीडियो में मैं सॉल्व करूँगा, एंड ओवरऑल पेपर 1 जो था वो फिज़िक्स के लिए टफर साइड पे था, बट पेपर 2 जो है वो आसान साइड पे है, तो वो जल्दी भी सॉल्व हो जाएगा। एंड अगली वीडियो के लिए इंतज़ार करो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।